ओके ये क्लास 11th का पहला चैप्टर है, मीन्स पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जो कि जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि जो डिसिप्लिन है, फिजिक्स का जो डिसिप्लिन है उसकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। और स्पेशली ये वाला जो है मीन्स क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी एडमिशन लिए हैं या फिर बहुत आगे पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कई सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो वही मैं बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों आपने सबसे पहला ये चीज़ देखा होगा, ये प्रश्न बुक में आपको हर किसी बुक में लिखा होता है कि क्या होता है और कैसे शुरू हुआ ना। ये जो फिजिकल वर्ल्ड दिख रहा है, जैसे कि अभी भी देखो बारिश हो रही है, ठीक है यहाँ पे, और अभी भी जो हवाएं चल रही है, सीजन चेंज हो रहा है, ठीक है, और अलग अलग जो फिजिकल फिनोमेनाज हो रहे हैं, ठीक है, और दिन हो रहा है, रात हो रहा है, ठीक है, धरती घूम रही है, ठीक है, और अलग अलग जो भी नेचर में हम देख रहे हैं कि क्या हो ना, हवा चल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा धूप आ रही है या फिर कुछ भी एनी काइंड ऑफ फिनोमेना जो हो रहा है, उसे इंसान जो है अगर जब रात होती है तब आप लोग आकाश में बहुत सारे तारे देखते हो, अनगिनत तारे देखते हो, तो जब भी ऐसे फिजिकल फिनोमेना जब आसपास में इंसान पहले से देखता हुआ आया है, ठीक है, और पहले से ऑब्जर्व करता हुआ आया है, ठीक है। ये एकदम स्टार्टिंग फेज बता रहा हूँ कि किस प्रकार से भौतिकी की शुरुआत हुई, किस प्रकार से फिजिक्स का स्टार्ट हुआ, ठीक है, और फिजिक्स होता क्या है, ये चीज़ बेसिकली, क्योंकि आपको सब्जेक्ट के आगे बढ़ने से पहले कई लोग तो बढ़ भी चुके होंगे, बट स्टिल ये चीज़ समझना ज़रूरी है। आपको कई इंटरव्यूज में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा आपका फिलोसॉफिकल नॉलेज चेक करने के लिए। ओके, सिंपल सी बात है कि तो जो इंसान अलग अलग फिजिकल फिनोमेना और नेचुरल फिनोमेना देखता है, ऑब्जर्व करता है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ ना कुछ रीजन होता है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले इसका अगर डेफिनेशन बोले ना फिजिक्स का, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स, देन ये होगा इट इज द स्टडी ऑफ, ओके, ये मतलब आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज द, ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज द एनालिटिकल स्टडी of the natural phenomena of the nature, ठीक है। नेचर के जितने भी नेचुरल फिनोमेनाज है और फिजिकल फिनोमेनाज जो आपके आंखों के सामने हो रहे हैं, ठीक है, उसी चीज का हम एक स्टडी करते हैं, ठीक है। और स्टडी भी करेंगे कैसे, बहुत ही एनालिटिकली, साइंटिफिकली ना, उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, उसमें हम ना कई सारी चीज़ों हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ओके। अच्छा, मैं आपको कुछ और अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले देखो, इंसान जो है क्यूरियोसिटी, अपने क्यूरियोसिटी के कारण इंसान ने चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, ठीक है। मीन्स ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड, ओके, हम हमेशा से क्यूरियस रहे हैं, अभी भी हम क्यूरियस ही हैं, ठीक है। एंड ये जो साइंस है, फॉर एग्जाम्पल अगर माने कि बेसिकली दिस इज द फिजिकल साइंस, साइंस के अंदर तीन चीज़ आता है, यू नो दिस वेरी वेल, आपने क्लास 10 तक ये पढ़ा होगा, मीन्स क्लास 10 तक आपने साइंस के अंदर फिजिक्स ना, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये पढ़ा होगा ना। तो ये जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिजिक्स का, ठीक है, तो ये तो आपको पता है अच्छे से, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं जीव विज्ञान है, ये रासायनिक विज्ञान है, और ये है भौतिकी विज्ञान। तो यहाँ पे अगर तुम साइंस टर्मिनोलॉजी को भी देखो ध्यान से, साइंस का मतलब भी होता है, साइंस एक लैटिन वर्ड से आया है, ये जो शब्द भी है ना आपका, ये भी एक लैटिन वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है टू नो, ठीक है। लैटिन भाषा का एक वर्ब होता है ये, ठीक है। और सिमिलरली फिजिक्स के अंदर हम जो फिजिकल फिनोमेनाज होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में जो उसके अंदर की जो केमिकल फिनोमेनाज हैं, अलग अलग जो केमिकल से हम डील करते हैं, और बायोलॉजी यू नो हर तरह के जीव के अंदर, हमारे खुद के अंदर के बॉडी की स्टडी करते हैं।
स्टडी ऑफ आवर ओन बॉडी और एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स की होती है, ठीक है। तो साइंस बेसिकली 3 में भागा हुआ है, मैंने कि डिवाइडेड हो रखा है, और हम अब एक एक फील्ड को मीन्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिजिक्स की फील्ड को और डिटेल में खंगाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ओके जैसे कि अब इसके अंदर इसके बाद एक पॉइंट आता है साइंटिफिक मेथड, ठीक है। व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड क्या होता है, ठीक है। तो देखो साइंटिफिक किसी भी चीज को, अब देखो साइंटिफिक मेथड है तो किसी भी चीज को साइंटिफिकली स्टडी करना, ठीक है। सबसे पहले तो हम जो है उसे ऑब्जर्व करते हैं हमसे, तो बेसिकली साइंटिफिक मेथड में बेसिकली 2 चीज इंक्लूड होता है। वैसे बहुत सारी प्रोसेस है, बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पे 2 चीज इंक्लूडेड है। एक तो ऑब्जर्वेशन मीन्स कोई भी फिजिकल फिनोमेना को अगर आप स्टडी अगर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे आसपास के होते हुए इतने फिजिकल फिनोमेना है, उसी को आप स्टडी कर रहे हैं एज अ फिजिक्स स्टूडेंट, तो फिर एक तो है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है थ्योरेटिकल स्टडी ना। ऑब्जर्वेशन ये एक्चुअली इसी के अंदर ही आता है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसका आपको थ्योरेटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा और थ्योरेटिकल स्टडी करना पड़ेगा, देन यू विल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ना, ठीक है। ये कई बार डिफर करता है, कभी कभार ओके फॉर एग्जांपल आप अलग से एक्सपेरिमेंट भी करते हो, फिर उससे आपने अपना थ्योरेटिकल डाटा और एनालिसिस किया, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड के अंदर ये बेसिकली ये दो प्रोसेस है बेसिकली, थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल। ये 2 प्रोसेस से हम किसी भी फिजिकल फिनोमेना को स्टडी करते हैं या बहुत ही गहराई से जानते हैं, ठीक है। तो इन डेप्थ नॉलेज हम उसकी प्राप्त करते हैं, तो ठीक है। जैसे कि और यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया है, जितने भी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, जितने भी अलग अलग आप फिजिकल फिनोमेना के साइंटिफिक स्टडीज़ देखते हो, वो कभी भी फिक्स नहीं रहता। ये भी चीज़ आप हमेशा जीवन में ध्यान रखना कि मान लो कि आज साइंस बोल रहा है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आज साइंस बोल रहा है फॉर एग्जांपल कि गॉड डोंट एग्जिस्ट ना, गॉड डजंट एग्जिस्ट, ओके, भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अभी तक उनका लास्ट स्टेटमेंट मैंने सुना था कि वो एक पॉजिटिव ऑरा की तरफ वो लोग ले रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जी की तरफ वो भगवान को ले रहे हैं, लेकिन गॉड का कोई साइंस के अंदर फिजिकल प्रूफ नहीं है ना। देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि फिजिकल डाटा, ठीक है, कोई डाटा या फिर फिजिकल प्रूफ, ओके, ये गॉड का हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो कई लोग साइंस कम्युनिटी के अंदर, कई लोग नास्तिक लोग ये दावा करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास अगर कोई डाटा नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो हम क्यों माने, ठीक है। लेकिन अब देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि साइंस की थ्योरी हमेशा बदलती रहती है। एक साइंस का थ्योरी हमेशा के लिए फिक्स रहेगा, ये कभी भी फिक्स मतलब कि तय नहीं होता है कि भाई ये ऑल टाइम के लिए फिक्स है। नए नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे, नए नए थ्योरीज आती रहेंगी। एक नया एक्सपेरिमेंट, मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल पहले जो है न्यूटनियन लोग जो है न्यूटनियन मैकेनिक्स, जो न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने, ठीक है, आइजैक न्यूटन ने जब अपना थ्योरीज दिया था मैकेनिक्स पे, जितने भी उसने थ्योरी दिया था, ठीक है, ओके, मैकेनिक्स के ऊपर, तो लोगों ने भाई वो बहुत सक्सेस हुआ, लेकिन लोगों ने उसे फाइनलाइज भी कर लिया कि भाई यही अल्टीमेट थ्योरी है पूरी दुनिया की पूरी मैकेनिक्स न्यूटनियन मैकेनिक्स पे चलती है, ऐसा उन्होंने एज्यूम कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। एक पॉइंट पे आके हम भी घनचक्कर हो गए कि क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन करना पड़ा हमें, ठीक है। एक जगह पे एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे मैंने कि जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं ना, एकदम बहुत से छोटे पार्टिकल्स हैं, उन पे जो है क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटन मैकेनिक्स लागू नहीं होता। वहाँ पे हमें क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी करना पड़ा, ठीक है। तो नया हमने पूरे थ्योरी चेंज कर दिया, एक रिवॉल्यूशन आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका एक एग्जांपल और देना चाहूँगा कि जैसे कि रदरफोर्ड ने, आपको रदरफोर्ड पता है ना, रदरफोर्ड आपने देखो ये सब चीज़ें आपने क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ा है साइंस में ना, कि जो आपने पढ़ा था ना एटम्स के बारे में,
ना, कि सबसे पहले है सबसे पहले आया आपका क्या बोलते हैं डाल्टन थ्योरी, ठीक है। फिर आपका आया जे थॉमसन ना, जे थॉमसन थ्योरी ऑफ एटम, दैट इज पुडिंग वाला, ठीक है। फिर आया आपका रदरफोर्ड ना, तो रदरफोर्ड के बाद फिर नील्स बोर ने अपना थ्योरी दिया था, अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था, ठीक है। तो बेसिकली रदरफोर्ड से ही हमें पता चला कि भैया न्यूक्लियस बोल के कोई चीज होता है, ठीक है। उनसे एक चीज पता चला और उन्हीं के काम को नील्स बोर ने आगे बढ़ा। मीन्स मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि साइंटिफिक थ्योरी सारी, पहली बात तो जितनी भी साइंटिफिक थ्योरी है दुनिया में अभी तक है, सब के सब इंटर रिलेटेड है। एक साइंटिस्ट दूसरे के काम को आगे बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। और क्योंकि और एक अगर मान लो कि रदरफोर्ड ने भी तो जे थॉमसन का काम पढ़ा होगा ना, उसके बाद उसने अपना थ्योरी इवॉल्व और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग किए होंगे। फिर नील्स बोर ने भी रदरफोर्ड का काम पढ़ा है, उसके बाद ही उसने अपना थ्योरी की संरचना की और लोगों के साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने रखा, ठीक है। मीन्स हर साइंटिस्ट, इसके पहले के साइंटिस्ट का काम जरूर पड़ता है, उसके बाद वो अपना थ्योरी बनाता है, एक्सपेरिमेंट करता है, प्रेजेंट करता है और उसे गलत प्रूफ करता है, उसमें भी कुछ खामियां आती है। कोई भी साइंटिफिक थ्योरी आइडियल नहीं होती है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इंटरकनेक्टेड भी होती है, तो ये कोई भी साइंटिफिक थ्योरी फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों को समझाने के लिए बोला है कि भाई आज गॉड का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, हो सकता है आगे जाके कुछ डाटा मिल जाए हमें कि भैया भगवान का कुछ स्ट्रक्चर मिल जाए कि भगवान ऐसे दिखता है ना, और यही हमें कंप्यूटर में दिख रहा है, यही भगवान है, ऐसा हम बोल देंगे। लेकिन आज हम ऐसे नहीं देख सकते, भगवान को किसी ने भी नहीं देखा। भगवान शिव कैसे दिखते हैं कोई नहीं जानता, भगवान विष्णु कैसे दिखते हैं कोई नहीं जानता, लेकिन हम उसे मानते हैं, ठीक है। वो एक बिलीफ की बात है, तो फिर आप अपना बिलीफ रख सकते हो। बाकी साइंटिफिक कोई डाटा है नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, अभी अच्छा एक और दो चीज आपको और बताऊंगा इसमें मैं। वैसे ये एक छोटा सा टॉपिक लिया है मैंने, सबसे पहला आर्टिकल मैंने एनसीईआरटी का लिया है। एनसीईआरटी की सबसे बेसिक किताब जो है ना, तो अभी ये फिजिकल वर्ल्ड एक दिन में खत्म नहीं होगा, इसके अगले लेक्चर तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगले लेक्चर तक मैं खत्म कर दूंगा। आज थोड़ा सा लाइट रखने के लिए मैंने कम लिया है, ठीक है। ओके, एक लास्ट चीज इस टॉपिक के अंदर मैं बता देता हूँ। दो चीजें हैं। एक तो साइंस के अंदर आता है, मीन्स साइंटिफिक स्टडी के अंदर ना, जो भी साइंटिफिक स्टडी होता है, साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल स्टडी होता है अलग अलग, इसके अंदर दो चीज और आता है ना। साइंटिफिक स्टडी के अंदर दो चीज आता है, एक तो रिडक्शनिज्म, ठीक है, ओके। ओके, और एक आता है ये क्या बोलते हैं एनालिटिकल स्टडी। ओके, एक पॉइंट और है, वो काफी बड़ा वाला पॉइंट है, ठीक है। उसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, अभी इन दोनों को बता देता हूँ। रिडक्शनिज्म मतलब कि कोई भी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज को ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज को छोटा करके समझाना ना, साइंस में यही होता है। ये केवल फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पूरी साइंटिफिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ज्योग्राफी में भी आप देखते होंगे, जैसे कि अगर आपको पृथ्वी का अंदर का बात तो हमें पता नहीं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में नहीं पता, हम तो इतना, पहले बात तो हमने उतना बड़ा टनल बनाया नहीं, ये जो खोदा ही नहीं इतना बड़ा, ये जो खोदा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट आ गया, ठीक है। रशिया में बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, लेकिन यहाँ तक ही वो टके, मैक्सिमम 12 फीट का एक खुदाई चला था, ठीक है, धरती के अंदर। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि रिडक्शनिज्म मतलब कि कोई भी एक मान लो कॉम्प्लेक्स थ्योरी है या फिर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, अब उस सिस्टम को पूरा समझने के लिए उसका एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं और उस पार्ट की प्रॉपर्टीज और जितनी भी सारी चीजें हैं वो हम स्टडी करते हैं, ताकि हम बड़े पार्ट का एनालिसिस कर सके, ताकि हम बड़े पार्ट का अंदाजा लगा सकें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने धरती का एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे अंदर एकदम धरती के अंदर कोर में क्या है, आपको पता है कोर मेंटल ये सब होता है, जियोग्राफी में पढ़ा हुआ ये भी, तो कोर में क्या है वो तो हमें नहीं पता, वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट ने जहां तक भी
क्या बोलते हैं खड्डा किया धरती में, वहां के सब लेयर्स के छोटे 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 पत्थर को उठा लिया, पार्ट को उठा लिया, उसे स्टडी किया, और इस हिसाब से हमें पता चला कि ऐसे ही होगा कोर में भी, ठीक है। और दूसरे एक एग्जांपल आप समझ सकते हो इस चीज का कि ओके, थर्मोडायनेमिक्स जो होता है ये एक स्टडी है, हो सकता है कई लोगों ने पढ़ लिया होगा अब तक, तो वो एक मैक्रोस्कोपिक स्टडी होता है ना, मैक्रोस्कोपिक स्टडी होता है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स को अगर आपको पढ़ना है तो हम क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए पहले थर्मोडायनेमिक्स को और अच्छे से समझने के लिए केटीजी थ्योरी मींस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ना, यहाँ पे जो है माइक्रोस्कोपिक डाटा का स्टडी करते हैं ना, माइक्रोस्कोपिक डाटा का दोनों में स्टडी करते हैं। तो पहले हमने इसे समझा अच्छे से, उसके बाद हमें ये समझ में आएगा ढंग से, क्योंकि यहाँ पे हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का स्टडी करते हैं, बल्क पार्टिकल्स का, कि बल्क पार्टिकल्स का टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, और यहाँ पे हम छोटे छोटे पार्टिकल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, आइटम्स का करते हैं। तो फिर पहले हमने इसे समझा, फिर हमने इसे एक्सप्लोर किया। ठीक, ये एक रिडक्शनिज्म का एग्जांपल है। एक चीज और है, मैं एक्चुअली वो भूल रहा हूँ ना, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। लेकिन दूसरा है ये एनालिटिकल स्टडी, ये थोड़ा एनालिसिस करना रहता है, प्रिडिक्शन करना रहता है एनालिसिस की बेस पे। साइंटिफिक स्टडी में क्या होता है, एनालिसिस की बेस पे प्रिडिक्शन होता है, ये भी है, प्रिडिक्शन करना भी इन्वॉल्व है ना। आपके पास जो भी करंट डाटा है, आपके पास जो भी करंट क्या बोलते हैं थ्योरी है ना, जो कि स्टैटिस्टिकल डाटा है, या फिर जो भी अलग अलग जिस भी काइंड ऑफ डाटा है आपके पास, उसके बेसिस पे आप उसकी एनालिटिकल स्टडी करते हो और फिर प्रिडिक्शन करते हो कि ऐसा आगे भी हो सकता है, फ्यूचर की बात करें, आगे भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता, बोलते हैं ना, आपने सुना होगा ना साइंस में कभी कभी ऐसे आर्टिकल आ गया या फिर साइंटिफिक रिसर्च पेपर में कि आगे आदमी लोग, देखो अभी जैसे कि प्रिडिक्शन बता देता हूँ, फिर मैं ये लेक्चर खत्म करता हूँ, और ये वाला जो दूसरा वाला पॉइंट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूंगा, कोई नहीं। देखो अभी जैसे कि बोला जा रहा है कि आदमी लोग, मैन जो है ना, ये इन बिलियंस ऑफ ईयर्स में खत्म हो जाएंगे। अभी ये प्रेडिक्शन लगाया गया है कि साइंटिस्ट ने बोला है कि आदमी जो लोग हैं ये खत्म होने वाले हैं, आगे जाके केवल आदमी पैदा ही नहीं होगा, लड़का पैदा ही नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाई क्रोमोसोम जो है वो श्रिंक हो रहा है, ठीक है, ये बोला गया है। अभी बहुत सारे स्टडीज, ये 2016 से ये स्टडी हो रहा है, ठीक है, मेरे यूनिवर्सिटी में भी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ा हूँ, तो यहाँ पर भी एक बायोलॉजिस्ट आया था, वो बोल रहा था एक कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, मैंने भी सवाल किया था उससे, तो उसने भी बोला, तब ये बोला जा रहा है, देखते लड़की, हाँ होगा जरूर, क्योंकि आप लोग देख भी पा रहे हो कि आदमी में मैस्कुलिनिटी कम होती जा रही है, ठीक है, बाकी समझ सकते हो बहुत सारे रीजंस हैं। तो वाई क्रोमोसोम जो है श्रिंक हो रहा है, ये रीजन बोला गया है। आगे जाके हो सकता है कुछ और ही बन जाए, साइबोर बन जाए ना, मैं एक आदमी और रोबोट ना, चलो कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने बताया कि एक प्रेडिक्शन साइंस ने किया है, ठीक है, बहुत बेसिक एग्जांपल आपको समझाने के लिए। तो करंट डाटा के बेसिस पे, प्रीवियस डाटा के बेसिस पे, प्रीवियस थ्योरेटिकल स्टडी के बेसिस पे किया है, ऐसे नहीं किया है, कुछ भी बक दिया। ओके, सो आई होप आपको मेरे को आज का लेक्चर बहुत एक छोटा सा टॉपिक है, समझ में आया होगा। एंड ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में, मीन्स लेक्चर नंबर 1 था ये, वैसे नेक्स्ट लेक्चर में ये फिजिकल वर्ल्ड वाला खत्म कर दूंगा, फिर नेक्स्ट 11th क्लास के नेक्स्ट टॉपिक में आ जाऊंगा, ठीक है, सीरीज वाइज ही चलेंगे, अच्छा रहेगा। थैंक यू।